नमस्कार, आप सभी का शिखर मीडिया पर स्वागत है। झुंझुनू जिले के गुडागोड़जी के लिए गौरव में खेदड़ को मिला राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच एवं इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार को केसरबाग जयपुर में राजस्थान स्थापना दिवस साप्ताहिक कार्यक्रम के समापन पर पत्रकार मनोज खेदड़ को सामाजिक समरसता रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। पत्रकार खेदड़ का कर्मस्थली से विकास तक सेवा कार्यों का अवलोकन कर अनवरत परिश्रम कर भारत नेपाल सांस्कृतिक सम्मेलन में राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड के लिए प्रतिभा के रूप में मनोनयन किया गया। प्रेस सचिव योगेश शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच 7300 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त IAS अजय चितोड़ा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह, कॉमेडियन ख्याली, महावीर प्रसाद टोरडी आदि थे। भारतीय राजदूतावास काठमांडू, नेपाल में भारतीय नागरिक एवं संयोजक अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा के अंतर्गत सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। मनोज खेदड़ का मेडल, शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड मंच से सम्मान किया गया। प्रेस सचिव योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि इंडो नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत नेपाल की वैदिक कालीन संस्कृति का पुनरुत्थान हो, भारत को संयुक्त संस्कृति का पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिक कालीन जगत गुरु के आसन पर पदस्थापित हो, भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्यता दिलवाने के उद्देश्य से सदस्यों राष्ट्रों का नैतिक समर्थन की आशा से प्रेरित अभियान है। इस मौके पर प्रतिभाशाली महिलाओं को नारी शिरोमणि अवार्ड से भी नवाजा गया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। डॉक्टर कालू खान देशवाली, शिक्षाविद एवं समाज सेवक, मेड़ता, जिला नागौर, राजस्थान। आप सादर आमंत्रित हैं राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड 2023 के लिए मंच पे पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। माननीय डॉक्टर कालू खान देशवाली, आप नेपाल भी गए थे और काठमांडू में भी माननीय डॉक्टर कालू राम जी का सम्मान किया गया था। कालू राम जी के लिए तालियों से स्वागत, अभिनंदन। इंजीनियर नरेंद्र कुमार पांडे, एडवोकेट एवं उपाध्यक्ष, ब्राह्मण हितकारी संस्थान, बीकानेर, राजस्थान। आप सादर आमंत्रित हैं राजस्थान समरसता रत्न अवार्ड 2023 के लिए। तो आप सबको अगेन नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ कि इस तरह के इंटरनेशनल प्रोग्राम बहुत कम होते हैं जहाँ पे दो देशों की सभ्यता, दो देशों के कल्चर, दो देशों के जितना भी प्यार मोहब्बत है उसका आदान प्रदान, ऐसे मौके कम मिलते हैं। आज ये शुभ घड़ी आई है। हमारे संयोजक स्वामी जी, अभय सिंह जी चितौड़ा साहब, मुकेश जी और भी मंच पे जितने भी साहबान बैठे हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इतनी मेहनत, लगन, अथक प्रयास के साथ हम सबको इकट्ठा किया है। देखिए, हिंदुस्तान में 135 करोड़ जनता है और पूरे वर्ल्ड के तो अरबों खरबों में 1001 लोग होते हैं जीवन में जिनको हम एक दूसरे से जानते हैं या जीवन में मिलते हैं। तो कोई ना कोई हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है, इसीलिए हम मिले हैं, इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को सुख दुख को, प्यार को साथ में बांटे। और मेरा एक्सपीरियंस बड़ा थोड़ा सा अलग रहा। राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में गांव है बड़ोपल, जहां मैं पैदा हुआ। हालांकि मैं वहां पैदा हो नहीं रहा था, नहीं, मेरी बात पहले नेपाल चली थी। फिर घर वाले बोले आप नेपाल में पैदा हो गए, कभी इंडिया हो गए तो हम आपको पहचानेंगे कैसे? वहां सारे एक जैसे ही होते हैं और वही वहां की एक गरिमा है, वहां का एक प्यार है, मोहब्बत है। तो मैंने फिर कोशिश की, मैं वही बड़ोपल में पैदा हुआ। 5वीं तक हमारे गांव में स्कूल, नीम के नीचे क्लास लगती थी। स्कूल का नक्शा हमारे हाथ में, चितौड़ा साहब, सूरज इधर से आता था, हम बोरी लेके इधर आ जाते थे, सूरज इधर आता था, हम बोरी लेके इधर आ जाते थे। तो वो नीम के चारों ओर चक्कर काट काट के हमने वैज्ञानिकों को बताया कि सर धरती गोल है। अब हमारे जो गुरुजी थे वो साथ में डॉक्टर का काम भी करते थे, थोड़े बहुत कॉपी किताब भी बेच लेते थे, चप्पल जूते भी रखते थे। एक गैलन में ना 2-3 शीशियां डीजल की, 2-3 शीशियां पेट्रोल की, मतलब ऐसे जनरल स्टोर सा ही बना रखा था घर पे।
तो रात को एक ताई आई, ताई का हो गया बुखार, और जैसे डॉक्टर साहब तक पहुंची पेट दर्द और शुरू हो गया, जाते गेट खड़खड़ाया, धर 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 धर, डॉक्टर पेट दर्द हो रहा। अरे डॉक्टर पेट दर्द, डॉक्टर साहब ने आंख मसलते मसलते दवाई वाली शीशी तो हाथ नहीं आई, पेट्रोल वाली हाथ आई, बड़ा इंजेक्शन लगा दिया, ढशन, ताई स्टार्ट होगी। अब गांव में दे गेड़ा, लोग बाग पीछे भागे, ताई आगे नहीं आता ही, फिर ट्रैक्टर निकाले, अब जी आगे ताई पीछे ट्रैक्टर, दे गांव का गेड़ा, दे गांव का गेड़ा, फिर भी हाथ नहीं आई। भी हाथ कहां से आए? ट्रैक्टर डीजल पे, ताई पेट्रोल पे। तो ऐसे माहौल में पढ़ाई शुरू हुई। बसें गोरी गोरी मेड में, बच्चों का रोज स्कूल जाने का मन करे, पेरेंट्स उनको स्कूल छोड़ के आते हैं, लेने जाते हैं। हमें तो कूटते कूटते तो माँ बाप छोड़ के आते थे, और वो कूट कुटा के ही मास्टर घर भेजता था कि सीधा घर पहुंच जाए। तो आजकल बच्चे बीमार क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी ह्यूमिनिटी बहुत कम हो गई, और ह्यूमिनिटी ज्यादा बढ़ाने के लिए कोई भी चीज बताते हैं ना आयुर्वेदिक के, कूट के खानी चाहिए, चाहे अदरक हो, सूंठ सूंठ, जो भी दवाइयां बताई जाती है। तो हमारे अंदर ह्यूमिनिटी इसलिए ज्यादा है कि हमें दिन में 5-6 बार कूटा जाता था। अब जी थोड़ी सी गलती हो स्कूल में, स्वामी जी नोट भेज देते हैं प्रिंसिपल के, विजिट माई ऑफिस। माँ बाप चाहे कलेक्टर हो, अगले दिन प्रिंसिपल के पेश होना पड़ेगा। हमारे ऐसा कोई रिवाज नहीं था। एक बार मेरे गुरुजी ने नोट भेजा, इसको नहला के भेजे, इसमें बहुत बदबू आती है। तो मेरे बाप ने जवाब भी ठोक के लिखा कि हम बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, सूंघने नहीं भेजते। तो कृपया करके बच्चे को पढ़ाया करे, सूंघा ना करे। तो ऐसे माहौल में शुरू हुआ। अब साहब गांव में एक साधन होता था रेडियो, जिसपे सुन सुन के हम बाल सभा में जाके कुछ सुनाने की कोशिश करते थे। तो एक प्रोग्राम आना था महिला जगत, पति पत्नी को परिवार में कैसे रहना चाहिए। दूसरा प्रोग्राम आना था कृषि जगत, किसान भाइयों को आलू की बिजाई बुआई के बारे में। अब दोनों स्टेशन एक ही जगह कैच हो गए, और मिली जुली वारदात कैसे हुई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को मालाराम मारवाड़ी की राम राम। बहनों, पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है, और ये सावन भादवे में पैदा होता है। बहनों, पति पत्नी का संबंध जितना गहरा होता है, आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। बहनों, सास माँ के समान होती है, उनके लिए खाना बनाए, पकवान बनाए, और 2-3 चम्मच गोबर की खाद जरूर मिला दें। बहनों, जैसा कि आपको बताया, सास माँ के समान होती है, उनके पैर दबाएं, सर दबाएं, और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चला दें। तो ऐसे माहौल से निकलते निकलते जब 10वीं तक पहुंचे, तो पढ़ाई से इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया, आप यकीन नहीं करेंगे, 3 साल यार 10वीं में रहा। फिर गुरुजी बोले यार पीएचडी करेगा 10वीं में। लेकिन सर 2 बात समझ में आई। एक तो कह पढ़ के हमने किताब पढ़नी सीखी, और किताब पढ़नी सीखी तो 10वीं में लिखा था हरिशंकर परसाई ने एक चैप्टर में कि आप या तो 70-80% नंबर आते हैं तो तैयारी करिए खूब, आप किसी अच्छे ओहदे पे पहुंचेंगे, या 11वीं 12वीं BA MA 7-8 साल खर्च करेंगे, उसके बजाय आप अपने काम के कारीगर बनिए। किताब बंद, घर आया जी काम करना है। घर वाले बोले नहीं तू सबसे छोटा है, लाडला है, पढ़। मगर नहीं, काम करना है। क्यों करना है? मगर हरिशंकर परसाई इतना बड़ा आदमी झूठ थोड़ी बोल रहा है, वो कह रहा है अपने काम के कारीगर बनो। गांव का कल्चर ऐसा कि जैसे हस्बैंड वैसे ही वाइफ, सरपंच सरपंचनी पक्की, मास्टर मास्टरनी चाहे तीसरी फेल हो, पर वो बोलनी मास्टरनी जाएगी, डॉक्टर डॉक्टरनी, थानेदार थानेदारनी। तो मैं बॉम्बे में होता हूँ ना, परेशान हो जाता हूँ कि यार अपना कल्चर अगर यहाँ शुरू हो गया तो बड़ी गड़बड़ होगी। क्योंकि वहां आदमी का नाम नहीं लेते, सीधा ही अग्रवाल साहब, गोयल साहब। तो मैं सोचा अपने वाला अगर सरपंच सरपंचनी, डॉक्टर डॉक्टरनी यहाँ बॉम्बे में शुरू हो गया तो लोग ही डायरेक्ट हो जाएंगे, चोपड़ा चोपड़ी, मिश्रा मिश्री, गुप्ता गुप्ती। बोले जी वो पार्टी में हांडा साहब आए हैं, मिसेज हांडी भी आई है। तो ऐसे माहौल कल्चर से निकलना। गंगानगर के अलावा मैंने कोई नाम नहीं सुना था, मैं गंगानगर पहुंच गया। तो वहां जाके मैंने पूछा, मैं कहा यार बॉम्बे, बोलो वो तो पीछे रह गया आपके गांव की तरफ, ये तो पाकिस्तान आ गया 8 किलोमीटर आगे। तो गंगानगर मेरा एक तरह से कर्म भूमि बना। वहां एक स्विमिंग पूल पे मैंने 1 साल गार्ड की नौकरी की। बड़े बड़े चौकीदार तो अब आए हैं, मैं तो 93 में चौकीदार रह लिया था। और वहां से साल एक बाद मुझे कपड़ा मिल में मौका मिला। जब जेसीटी मिल में नौकरी कर रहा था, ट्रेनिंग हुई, तो रेलवे स्टेशन पे सोया, कभी पार्क में सोया, कभी गुरुद्वारे में, कभी कहीं टाइम पास करके जब नौकरी परमानेंट हो गया तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि यार अब मैं परमानेंट नौकरी, हमारे घर में मैं पहला ही बंदा हूं जिसने मतलब नौकरी ज्वाइन करी है। लेकिन सर नजर लग जाती है कई बार। मेरा एक दिन ये हाथ पूरा मशीन में आ गया,
13 जगह से टूट गए, 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए। कहने का मतलब कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। हाँ, मेरे को रोज ही खोल लेते थे कि भाई साहब सरिया लगेगा, मैं कह जी लगाओ, भाई साहब यहाँ पेच लगेंगे, मैं कह जी मैं बेला ही हूँ, आप काम सीखो, जो लगाना वो लगाओ। 13 महीने हॉस्पिटल में अकेला अपने आप को समझाता रहा कि जो आए रखिए जाए रखिए, मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं न कहीं फंसाए रखिए। तो जहां जीवन में मौका मिले वहां कभी पीछे मत हटो। टेंशन हर जगह आएगी और टेंशन को हराने का अच्छा सा तरीका है कि अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। धीरे धीरे वहां मुझे थिएटर का मौका मिला। थिएटर करते करते मैं अंध विद्यालय में गूंगे बहरे बच्चों को सिखाने लग गया। देखिए, कर भला सो हो भला, ये कैसे होता है, ये मैंने जीवन में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया। मैं 8 साल का था, तब तक बोल नहीं पाता था, तो मेरी माँ ने मुझे पल्लू ब्रह्माणी माता के 50 किलोमीटर पैदल भेजा भाई के साथ। मैं गया, जय करके आ गया। दूसरे साल माँ को लगा मैं ठीक हो रहा हूँ, फिर मुझे एक चांदी की जीप बना के दी, पैदल भेजा। मैं गया, जय करके बाहर निकला और मैंने जो बोलना शुरू किया, ऐसा बोलना शुरू किया, मेरा चुप कराने वाला बटन आज तक नहीं मिला। मैं बोलने का ही कमा रहा हूँ, बोलने का ही खा रहा हूँ, बोलने की ये पहचान है। तो माता रानी से हमेशा ये निवेदन करता हूँ कि कोई ऐसा कभी शब्द ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे। तो एक मन में आस्था थी, वो पूरी हुई। तो ऐसा कभी मतलब ऐसा जीवन में नहीं है कि जो चीज सोचा हो वो ना मिली हो। अब मैं धीरे धीरे वहां से जब थिएटर करते करते चंडीगढ़ पहुंचा, टीवी तक पहुंचा, फिल्मों तक पहुंचा। जितना मैंने टीवी फिल्म शो से कमाया, मेरे गांव में एक हिंदुस्तान का पहला निजी सैनिक स्कूल बनाया, दादाजी के नाम से ट्रस्ट बना के जितना कमाया था सारा का सारा मैंने वही दान कर दिया। अपने फिर फकीर के फकीर रह गए। और धीरे धीरे मैं जैसे अपने चितौड़ा साहब बैठे हैं, ऐसे महानुभाव लोगों के सानिध्य में आया तो मैं मोटिवेशन के शोज करने लग गया। मेरे को एक बार बुलाया कभी, हाँ जी, जब भी शो करके उतरता था ना, लोग कहते यार आप मोटिवेट बहुत करते हो, आप मोटिवेट बहुत करते हो। तो मैं कई दिन तो घबराया रहा, फिर एक पढ़े लिखे को पूछ लिया, मैं कहा भाई मोटिवेट क्या होता है? बोला जी आप जागरूक करते हो साथ साथ में। अच्छा, अगले दिन मेरे पास फोन आया नोएडा यूनिवर्सिटी से, कहा जी आपने एक शो करना है मोटिवेशन का, आर यू मोटिवेटर? मैं कहा यस। बोला कब से? मगर रात 9:15 बजे ही पता लगा था, मेरे खुद को ही उसी टाइम पता लगा था। तो अब वहां मोटिवेशन शोज के लिए जाते हैं तो बहुत सारे सवाल करते हैं लोग। मैं एक जगह बता रहा था कि परमात्मा जहां रखे वहां अगर आप खुश रहना सीख लें तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। तो एक मैडम खड़ी हुई, वो बोले जी ये कहना बहुत आसान है कि परमात्मा जहां रखे वहां खुश रहो, रहना बहुत मुश्किल है। आप रेलवे स्टेशन पे सोए तो कैसे अपने आप को खुश रखा? मैं कहा मैडम मैं स्टेशन पे ही चौड़ा होके जाता था, अभी स्टेशन मेरे बाप का है, मर्जी है उस कोने में टांग पे टांग दे के सोता था। फिर अंग्रेजी का अखबार बिछा के सोता था, कभी हिंदी का अखबार नहीं बिछाया। मैं जब नीचे सोए अखबार बिछा के सोए तो अंग्रेजी का तो बिछाओ। संडे को मेरा रंगीन बिस्तरा, रंगीन फिल्मी पृष्ठ आता है ना, एक साइड में बिपाशा बसु की फोटो, एक साइड में प्रियंका चोपड़ा की फोटो। मैं कभी बिपाशा की तरफ अंगड़ाई ले रहा हूँ, कभी प्रियंका चोपड़ा की तरफ अंगड़ाई ले रहा हूँ। मैं क्यों टेंशन लूं कि मैं रेलवे स्टेशन पे सो रहा हूँ? तो जो पल जैसा मिले उसको हमेशा एंजॉय करें, हमेशा आनंद करें। और इस आनंद के साथ साथ आज जो मुझे यहाँ इनवाइट किया, ये सम्मान दिया, ये प्यार दिया, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हम फिर आते रहेंगे, फिर हंसते रहेंगे, फिर हंसाते रहेंगे, क्योंकि साथ साथ सम्मान भी चलता रहे, साथ साथ हमारे जो मेहमान आए हैं उनको अवार्ड भी मिलता रहे। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन टीम है एक बार जोरदार तालियां बजाइए दोनों हाथ उठा के पूरी टीम के लिए, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये दो देशों के बीच में ये प्यार मोहब्बत का सिलसिला शुरू किए। भगवान करे ये हर साल बढ़े। और आज मैं एक छोटा सा कलाकार आया हूं कि ये प्रोग्राम इतना बड़ा हो जाए कि एक दिन अमिताभ बच्चन भी आए आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू मेहरबानी।